मेरा नाम सक्षम डोबरियाल, ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में और हमेशा नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यार प्यार है वो अलग ही, ठीक है, उसके लिए एक इंटरेस्ट है, वो वाला प्यार है, ठीक है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ड्रग, उस ड्रग का नाम है केटामीन। केटामीन होता क्या है, ये ड्रग सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो मैं ही बता दूंगा यार क्या होता है, ठीक है। अपनी थोड़ी बहुत फार्मास्यूटिकल और थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च से जो भी रहता है मैं पढ़ता रहता हूँ इधर उधर से, तो इससे मैं बता दूंगा केटामीन होता क्या है। तो दोस्तों केटामीन के बारे में हम बात करेंगे, केटामीन की हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, केटामीन की क्या हिस्ट्री रही थी, केटामीन कैसे बॉडी में काम करता है, केटामीन की क्या इफेक्ट रहता है, केटामीन के क्या साइड इफेक्ट रहता है, केटामीन को कहाँ नहीं देना चाहिए, और केटामीन का जो लीगल स्टेटस है भारत में और कंट्रीज में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केटामीन के बारे में, थोड़ा इसका इंट्रो जान लेते हैं केटामीन है क्या। तो दोस्तों केटामीन एक ऐसा ड्रग है जिसको एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक कहा जाता है। जनरल एनेस्थेटिक का मतलब मैंने आपको बताया, एक लोकल एनेस्थेटिक होता है और एक जनरल एनेस्थेटिक होता है। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर जगह पे आपको सुन कर देता है, पेन को एकदम नम कर देता है। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, पूरी बॉडी को सुन कर देते हैं, जिसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्रोपोफॉल, अलग अलग आते हैं, ठीक है, मॉर्फिन भी आता है जनरल एनेस्थेटिक में, ऐसे अलग अलग करके बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। ये एक ऐसा एनेस्थेटिक है जो कि जनरल एनेस्थेटिक तो है पर डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है वो जान लो। ये डिसोसिएटिव शब्द क्या है, ये इसको अलग क्यों बना रहा है और एनेस्थेटिक से। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि आपको अपनी बॉडी से डिटैच फील होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको अगर ये कोई भी ये ड्रग लेता है तो उससे उसकी बॉडी में क्या रहेगा कि उसे अपनी जो प्रेजेंट टाइम पे जब उसको ड्रग दिया गया होगा तो उससे पहले के जो वो रहेंगी चीजें वो एकदम से याद नहीं रहेंगे। दूसरी बात, उसकी बॉडी और उसका माइंड एकदम से डिटैच रहेगा आसपास के एनवायरनमेंट से, और उसके बाद जो उसका पेन होगा वो भी नम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे साइकोलैक्टोजन भी कहते हैं। साइकोलैक्टोजेंस क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, ये इस चीज़ के बारे में आपको मैं बात बताऊंगा, वो सब क्या होते हैं ये तो मैं आगे बताऊंगा। और ये एंटी डिप्रेसेंट भी वर्क करता है, इसके साथ साथ ये पेन को नम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एनाल्जेसिक इसकी प्रॉपर्टी रहती है। अब डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक को। केटामीन जो है वो एक तरह से लीगलाइज ड्रग मैं कह सकता हूं इसको, मतलब एक इस्तेमाल करा जाता है वो भी डॉक्टर की निगरानी में, और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स रहते हैं और जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज रहते हैं वो पूरा लाइसेंसिंग से इसका काम करती है। इलीगली इसको मार्केट में, अगर मैं बोलूं इलीगली इसको मार्केट में इसको अलग नाम से बेचा जाता है, जो कि इसके जो ड्रग यूजर्स होते हैं या फिर ड्रग डीलर्स होते हैं वो इसे स्पेशल के नाम से ज्यादातर जानते हैं, किट कैट भी कहते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजों में भी इसको कहते हैं। इन सब चीजों में भी इसके अलग अलग नाम, लेकिन स्पेशल केसेस को ज्यादा अच्छे से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल के तौर पे अगर हम देखें जो इसका लीगलाइज प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल से होता है तो इसको स्पर्वाटो के नाम से मार्केट में बोला जाता है, इस नाम से मिलता है, जो कि आपका लीगलाइज मेडिसिन फॉर्म में इसको बेचा जाता है। पर इसका अब्यूज करने के या फिर कोई अगर इलीगली इसका क्या बोलते हैं रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि वो इसका मेडिसिन छोड़ के इसको गलत तरीके से अब्यूज करता है, तो उसके लिए वो इसे मार्केट में स्पेशल के या फिर किट कैट इन सब नाम से इसको जाना जाता है। खैर ये सब तो ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री से बात करेंगे और फिर धीरे धीरे इस ड्रग पे आते हैं कि क्या इस चीज़ को डेंजरस बनाता है और क्यों इसको डे ट्रिप ड्रग की कैटेगरी में रखा गया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री तो बहुत सारी लंबी और काफ़ी लंबी हिस्ट्री, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि 1950s में जो केटामीन नाम का ड्रग है, केटामीन नाम का ड्रग, इसके ऊपर एक मॉडल बनना शुरू हुआ था, और इस ड्रग को फिनाइलसाइक्लिडीन यानी एंजल डस्ट, जो कि एक हेल्यूसिजेनिक ड्रग है जो कि भ्रम करते हैं, क्योंकि केटामीन भी थोड़ा भ्रम करने की कोशिश करता है ज्यादा डोज पे, तो इस ड्रग से रिप्लेस करने की इसको कोशिश कर रही थी। 60s के आते आते केटामीन जैसा एक मॉडल तैयार होता है, और जो हमारे जो 50s में जो साइंटिस्ट थे कैल्विस स्टीलन, उन्होंने रिसर्च करते करते 60s में केटामीन ड्रग को एक पूरी तरीके से मॉडल ढांचा बना के मार्केटेड में उतारा। 60s के बाद 70s में जब ऐसे ऐसे शुरू हुआ, तो 60s से हम 70s में पहुंच रहे, 60s से, तो 60s के मतलब अगर लगा लो 71 72 के आसपास ऐसा हुआ था कि 1962 के अंतर्गत यूएसए ने इसको लीगलाइज कर दिया था, और इसको सबसे पहले इस्तेमाल, जो केटामीन का सबसे पहले इस्तेमाल था, विटनरी के तौर पे इस्तेमाल होता है। विटनरी मतलब जानवरों पे इसका इस्तेमाल करा जाता था, जानवरों पे, खासकर घोड़ों पे, और जो क्या रहते हैं आपके क्या बोलते हैं डॉग्स रहते हैं, कैट्स रहते हैं, इन पे इसका इस्तेमाल करा जाता था। इनको क्या करते थे, जब भी कोई इनको बीमारी होती है, जैसे विटनरी में रहते हैं जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते थे उनकी सर्जरी करने से पहले, ऐसे ऐसे करके उसका सबसे पहले विटनरी में इस्तेमाल देखा गया। काफ़ी अच्छा इस्तेमाल था, जानवरों में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल होता है। केटामीन की मैं आपको एक खास बात बता दूं, केटामीन जो रहता है, जो आपके घोंगे रहते हैं यानी स्नेल्स रहते हैं, उन पे ये काम नहीं करता है, बाकी जानवरों पे लगभग सब पे काम कर देता है और एनेस्थाइज कर देता है उनको, मतलब एक तरह से स्लीप में डाल देता है,
ठीक है, ऐसे रहता है सर्जरी से। 72 जब आया तो 70s के बीच क्या होता है कि यूएस और वियतनाम की वॉर हुई थी, और यूएस और वियतनाम की वॉर में जब यहाँ पर साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला जैसे जानवरों पे इस्तेमाल ये हो रहा है तो क्यों ना हम इसको इंसानों पे इस्तेमाल करते हैं, और इंसानों से इस्तेमाल करने से पहले इनको चूहों और रैबिट्स में इस्तेमाल करा जाता है। जब उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छा है और ये ड्रग काफ़ी सेफ माना जा रहा है तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्या बोलते हैं, वियतनाम वॉर में सोल्जर्स के लिए जो अमेरिकन सोल्जर्स रहेंगे। अमेरिकन सोल्जर्स ने इसका इस्तेमाल किया, उनको काफ़ी पेन रिलीविंग इफेक्ट आ रहे थे, एज वेल एज जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा देखने गया। और उसके बाद ये भी हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हू है, उसने भी इसको एसेंशियल एनेस्थेटिक, ये एकमात्र ऐसा एनेस्थेटिक है जिसको हू ने लिस्टेड कर रखा है एसेंशियल मेडिसिन में। एसेंशियल मेडिसिन का मतलब है कि आपको कम से कम कीमत में ये आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो उस वक्त की बात थी, ठीक है, यहां पर। उसके बाद ऐसे ऐसे इसको शुरू हुआ, 80 से 90s के बीच ऐसा होना शुरू हुआ कि केटामीन जो ड्रग है वो ट्रांस पार्टीज, यानी कि आपको जो आपने देखी होंगी रेव पार्टीज होती हैं, इलीगल पार्टीज होती हैं, जहां पर रेव का मतलब तो वैसे रहता था कि ट्रांस बसते थे ऐसे ऐसे करके तो उसको रेव कहते हैं, बट धीरे धीरे करके वो इलीगली वहां पर ड्रग एब्यूज होने लगे तो उसमें इसका इस्तेमाल करने लग गए। और इसको क्या होता था, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एब्यूज करने लग जाते थे, क्योंकि जो उसका लिक्विड फॉर्म रहता है, जो लिक्विड फॉर्म, क्योंकि हर चीज में अवेलेबल इजिली मिल जाता है, लिक्विड पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, तो जो लिक्विड फॉर्म था, लिक्विड फॉर्म में किसी की अल्कोहल में या फिर किसी भी चीज में मिला देते थे। और आपको पता है मैंने ड्रिंक स्पाइकिंग के बारे में आपको बताया, तो उस मेथड से किसी के साथ भी शारीरिक संबंध या फिर कुछ भी गलत चीज हो जाती थी। तो ऐसे तो 1999 में इसके ऊपर शेड्यूल 3 के अंदर डाला गया। मतलब ये ड्रग इतना एब्यूजिव तो नहीं रहा, इतना एब्यूज इसका एडिक्ट नहीं हो जाते थे इतनी जल्दी, लेकिन इसका कुछ गैरकानूनी तरीके से कोई इस्तेमाल ना करे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पर पूरी निगरानी रखते हैं और उसको शेड्यूल 3 में डाला गया, पूरा का पूरा की पूरी देख रेख के अंदर होगा। ये तो इसकी कोई हिस्ट्री की पूरी बात थी। अब बात आते हैं केटामीन होता कैसे दिखने में और क्या क्या इसकी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। केटामीन जो रहता है वो मैंने आपको बताया कि पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग, पूरा लाइसेंसिंग करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी रहता है फैक्ट्रीज उसमें बनाया जाता है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो बनाया जाता है फॉर वेटनरी एंड क्या बोलते हैं ह्यूमन यूज के लिए, वो ये रहता है कि केटामीन जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड और पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, जिसमें लिक्विड को काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं हीटिंग करके माइक्रो ओवन में उसकी क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत सफ़ेद रख के ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे वो नहीं होते, मतलब शुगर टाइप ऐसे ऐसे करके क्रिस्टल्स होते हैं, हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे होते हैं, शुगर से भी छोटे। तो ये थोड़ा कोकेन की तरह भी दिखता है और बिल्कुल ही ये वाइट होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म तो बिल्कुल कलरलेस होती है, वायल्स में आती है, आपने देखो इंजेक्शन को तोड़ के वैसे जो इंजेक्शन लगाते हैं ना वायल्स रहती है बॉटल, उसमें आता था। तो उसके बाद ऐसे करके उनको पाउडर फॉर्म में निकालते, क्रिस्टल फॉर्म आता है, फिर धीरे धीरे करके उनको पाउडर फॉर्म में निकाला जाता है। अब जो केटामीन जो होता है उसकी कोई टेस्ट जो रहता है कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, मोस्टली बिटर कड़वा ही होता है। अगर ज़्यादातर देखा गया तो कड़वा ही होता है, वैसे टेस्ट नहीं होता, कड़वा होता है या फिर केरोसिन जैसी उसमें हल्की सी स्मेल या टेस्ट आता है, ठीक है, ऐसा रहता है। जो आपका ये ड्रग रहता है क्या बोलते हैं केटामीन ड्रग रहता है, केटामीन ड्रग इन फॉर्म्स में ऐसे बनाया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। अब ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ठीक है, और इसमें अलग अलग फॉर्म्स क्या आती है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और क्रिस्टल फॉर्म में भी आपका अवेलेबल होता है। केटामीन के जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि इसको बम्प अप टेक्निक या फिर स्नॉटिंग टेक्निक से काम करें। स्नॉटिंग टेक्निक और बम्प अप टेक्निक का क्या मतलब होता है? स्नॉटिंग का मतलब ये होता है कि इसका जो पाउडर फॉर्म रहता है वो सीधा अपनी नाक से ले लेते हैं, क्योंकि 1 से 3 मिनट के अंदर बहुत जल्दी एक्शन दिखाना शुरू कर देता है और एक काफ़ी ईजी मेथड रहता है जो इसका ड्रग एब्यूज करते हैं, ठीक है। और इसका ड्रग एब्यूज होता है मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वर्कर्स या फिर और लोग जो रहते हैं फैक्ट्रीज में उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि अगर वेटनरी की स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं, वेटनरी जैसे उसमें रहता है पशुपालन जो भी रहता है, उस चीज़ के भी वहाँ पर गलत इस्तेमाल होते हैं। और यूएस मैक्सिको में इसका बहुत स्मगलिंग बहुत खतरनाक चलती भी है। तो वो जब इसको क्या बोलते हैं ऐसे लेते हैं तो बम्प अप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं लाइनें बना के करते हैं, जिसे हम रेलिंग या फिर लाइन अप टेक्निक कहते हैं। ये लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि नशा कम से कम क्या बोलते हैं क्वांटिटी में उनको कम से कम देर तक रहे। मतलब कि एक होता है ना कि मतलब एकदम से किक आने के लिए, तो उस चीज़ के लिए उस चीज़ में क्या बोलते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा भी रहता है। कुछ दूसरी टेक्निक अगर मैं बोलूँ कि स्पेसिफिकली कि इसका और कैसे इस्तेमाल जो ड्रग एब्यूजर्स करते हैं वो इंजेक्शन के तौर पे करते हैं। इंजेक्शन के तौर पे मतलब क्या रहता है कि वो इन्हें अपनी आईवी रूट पे लेते हैं, इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, उससे भी बॉडी में काफ़ी जल्दी बॉडी अंदर चला जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और जो रहता है इसका आईवी फॉर्म से रहता है। और जो और भी इसके तरीके हैं, मतलब जो इंजेक्शन से लेते हैं वो इंट्रामस्कुलर लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी इसके मतलब इंजेक्ट करके उससे भी लिया जाता है, ठीक है। माउथ से इसका जो अगर देखें तो बॉडी के अंदर काफ़ी देर तक होता है। वैसे तो अगर मैं इसकी बात बोलूँ कि आमतौर पे कितनी देर तक ये शरीर के अंदर रहता है, मैं बोलूँगा या कितनी देर में काम करता है, तो मैं बोलूँगा ये 15 से 20 मिनट के अंदर आपका एक्शन शो कर देगा। 30 मिनट से 1 घंटा ये आपके शरीर के अंदर रहेगा। अगर आपका डोज बढ़ रखा है तो 6-7 घंटे भी रह सकता है, जितना आपने डोज बढ़ा रखा है। ऐसी मैंने आपको जो भी बात बताई इसके बारे में ये वाली बातें थी,
ठीक है। मोस्टली ड्रग अब्यूजर्स क्या करते हैं, इंजेक्टिंग फॉर्म में और स्नॉटिंग की टेक्निक से इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया। ठीक है, अब ये केटामीन जो है, ये केटामीन के बारे में, केटामीन का बॉडी में मैकेनिज्म कैसा है और क्या कैसे रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे रहता है बॉडी के अंदर। केटामीन आपका बॉडी में रहता है, मतलब बॉडी में आपका, मैं अगर बता दूं केटामीन कैसे काम करता है, तो केटामीन एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर पे जाके काम करता है। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि उस ताले के, मतलब रिसेप्टर का ताला समझ लो, या तो उस ताले को खोल देते हैं या तो उस ताले को बंद कर देते हैं। ये ड्रग क्या करता है, NMDA रिसेप्टर, एन मिथाइल डी अस्पार्टेट ग्लूटामेट रिसेप्टर पे जाके उस जो रिसेप्टर है उसको बंद कर देता है। अब एन मिथाइल डी अस्पार्टेट रिसेप्टर होता है क्या, ये एक रिसेप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में प्लास्टिसिटी के लिए, मतलब हमारे ब्रेन के चेंजेस के लिए। मे बी इंजरी से चेंज हो चुका है ब्रेन, तभी इन्हें प्लास्टोजेंस ड्रग कहते हैं। ठीक है, मैंने लैक्टोजन बोल दिया था, सॉरी, साइकोप्लास्टोजेंस कहते हैं, और प्लास्टिसिटी में मदद करता है। ये इंजरी से भी, मान लीजिए किसी को इंजरी हो गई, फिर उसकी ब्रेन की कोऑर्डिनेशन चेंज हो गई, या फिर कोई इंसान कोई नई एबिलिटी कोई चीज़ सीख रहा है, तो उससे भी चेंज हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो NMDA रिसेप्टर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमें सोचने पे, हमारे शरीर में ब्रीथिंग में, हमें चलने में, मतलब हमें सांस लेने में, चलने में, और बहुत सारी चीज़ों में उसका रोल है। कोई एबिलिटी सीखने में इसमें रहता है। तो ये उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देता है, जिस कारण क्या होता है कि ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक काम करता है। ये जो मैकेनिज्म है, फुली मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, क्योंकि अभी साइंटिस्ट बहुत इस पर देख रहे हैं फुली, पर ऐसी हाइपोथेसिस मानी जाती है कि ये है। और ये पेन में कैसे करता है कि डॉर्सल न्यूरॉन्स जो हमारे ग्रे मैटर में होते हैं, एक तरह का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, उस जगह को ये सप्रेस कर देता है, जिससे कि एनाल्जेसिक इफेक्ट जो रहता है दर्द का वो नहीं होता है। तो एनाल्जेसिक और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट इसके ऐसे रहते हैं। बॉडी में इसका लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होता है, और यूरिन से ये एक्सक्रीट आउट करके बाहर निकल जाता है मोस्टली। ठीक है, ऐसा इसका रहता है। अब इसकी बॉडी में क्या इफेक्ट्स रहेंगे, अब NMDA रिसेप्टर को जब ये बंद कर रहा है, तो इंसान को जो अपनी लास्ट फ्रेश मेमोरी होगी, एक तरह से एमनीजिया, मतलब याद नहीं रहेगा, उसकी आंखों की पुतलियां घूमती रहेंगी, रैपिड आई मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, सलाइवेशन होगा, मुंह से लार बहना शुरू हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, एंजाइटी टाइप भी होने लग जाएगी। शुरुआत के अगर कम डोज में दोगे तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया तो दिक्कत हो सकती है। अब सवाल उठता है इसका डेंजरस इफेक्ट क्या है। ये तो नॉर्मल बात है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बॉडी काम होना शुरू हो रही है, आराम से रिलैक्स हो रहा है बंदा, लेकिन एक जो इसके कुछ 4 जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है, जो इसको हेल्यूसिजेनिक, मतलब कि भ्रम कराते हैं। मैंने बोला था कि कम डोज में ठीक है, लेकिन ज़्यादा दोगे तो ये नशे के तौर पे, मतलब कि आपको भ्रम करना पैदा कर देगा। वो 4 साइड इफेक्ट क्या है, वो 4 साइड इफेक्ट ये हैं कि जो बंदा, मतलब इफेक्ट ये हैं कि बंदा 4 चीज़ों में, इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ उसके साथ हो सकती है। वो है केटामीन का नाम जैसे स्पेशल क्या है, तो हम उसमें उसी के नाम से डेराइव करके कहते हैं, वो है के लैंड, के होल। ठीक है, बेबी फूड एज वेल एज गॉड ट्रिप। ट्रिप मतलब उस नशे में, मतलब उस चीज़ में वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। के लैंड अगर किसी को होता है केटामीन को करके, तो उसको कलरफुल, मतलब आसपास बहुत ज़्यादा रंगीन चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई इंसान के होल में फंसता है, के होल मतलब उसको के होल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंजेक्शन ले लिया, स्नॉटिंग कर दिया, उसको भ्रम हो रहा है, तो के होल का मतलब ये होता है कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होगा, उसे बहुत ज़्यादा नशा हो रहा होगा, उसे भ्रम होना शुरू हो जाएगा। भ्रम में कुछ भी हो सकता है, उसको शायद कान में कुछ सुनाई ना दे रहा हो, वो कुछ ढंग से क्या बोलते हैं, जो उसे दिख रहा हो वो शायद असलियत में हो ना, वो कुछ टच कर रहा हो जो कि सचमुच में है नहीं, और इससे क्या होगा कि उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई इंसान ऐसा सपना देख रहा है कि ट्रक आ रहा है और उसे कुचल देगा, तो उसे डेथ का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, और ऐसे इंसानों को होता है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी और आपको नशा हो रहा है, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बेबी फूड ये देखा गया है कि केटामीन का जो इस्तेमाल था वो बच्चों में देखा जाता था, तो उस चीज़ में इसका रहता है थोड़ा बहुत एक इनर्शिया, मतलब एक स्टेबिलिटी, एक रुकी चीज़ हो जाती है बच्चों में, जैसे कि वो होता है। ठीक है, चौथी चीज़ जो सबसे खतरनाक चीज़ है, ये बहुत कम यूजर्स को देखा गया कि गॉड ट्रिप का ये मतलब है कि वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने भगवान को देखा है। असलियत में वो भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, बस उनका भ्रम इतना ज़्यादा हो चुका है, मतलब इल्यूशन में इतना फंस चुके, जैसे कृष्णा कहते हैं, तृष्णा, तो उस चीज़ में इतना फंस जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम भगवान से मिल के आए हैं। ये बहुत तब होता है कि बहुत ज़्यादा जब डोज हो रखा हो, या फिर ये किसी के साथ होता है, क्योंकि हम ड्रग का मोस्टली मान सकते हैं कि सबके साथ अलग अलग चीज़ें ही होती हैं, ऐसा नहीं होता, पर हम एक एक्यूरेट आंकड़ा बनाते हैं कि ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं, अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर कोई इसको अब्यूज़ करता है तो उसके साथ क्या रहेगा, अब्यूज़ में भी अगर कोई इसका ड्रग एडिक्ट होता है तो उसको बाई चांस एंजाइटी, दिमाग खराब, उसको अपना क्या रहेगा कि कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही, कुछ चीज़ें सीख नहीं पा रहा होगा। ठीक है, उसको अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है, ऐसा ऐसा इसका रहता है। तो सवाल है कि ये जो ड्रग है, ये केटामीन ड्रग है, जिसमें मैंने आपको बताया कि के लैंड, के होल, ये सब बहुत खतरनाक, तो के होल बहुत खतरनाक है। के होल के बारे में मैं एक और पॉइंट बताऊंगा कि अगर कोई इंसान के होल के अंदर फंस जाता है, या फिर
उस चीज़ में वो रहता है। तो उसको एक चीज़ और भी हो सकती है, वो है HPPD। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्यूसिजेनिक परसेप्शन परसिस्टिंग डिसऑर्डर। मतलब कि जो भ्रम है वो कुछ मिनटों तक भी रहेगा नशा खत्म होने के बाद। जब नशा जो भी रहेगा, इस चीज़ का मतलब ड्रग का इफेक्ट खत्म होने के बाद कुछ मिनटों तक भी रहेगा, कुछ हफ्तों तक भी रहेगा, कुछ दिन तक भी रहेगा और कुछ महीनों तक भी रह सकता है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। इससे इंसान का परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और उसको अपनी मेमोरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये वाली तो बात थी, ये वाली मैंने आपको पूरी बात बता दी थी इस चीज़ के ऊपर, ड्रग के बारे में। ठीक है, और जो ड्रग के बारे में मैंने कुछ इफेक्ट्स बताए कि हाँ, किसी को अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, अगर मतलब किसी ने इसको बहुत लिया, तो उसमें भी यही देखा गया उसकी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। उसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो कभी ऊपर जाएंगी, बहुत तेज से धड़केंगी, फिर एकदम से नीचे नीचे आएंगी, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें कि वैसे तो उसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट ड्रग नहीं है, लेकिन क्लोनिडीन एक ऐसा ड्रग है जो कि हार्ट के रिसेप्टर पर जाके काम करता है और वो कहीं ना कहीं ब्रीथिंग और जो पसीना निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया सैलिवेशन, थूक लार निकलो, उसको कम कर सकता है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होते हैं वो इसको कम कर देते हैं, इसका इफेक्ट ऐसा भी होता है। बट अभी इसके ऊपर स्टडीज चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, ये वाली बात तो मैंने आपको बताई इस चीज़ के बारे में, कैसे काम करता है इसके, और कुछ इफेक्ट्स आपको मैंने इसके बारे में बताए। तो अब बॉडी में बात करते हैं कि क्या इसका टॉक्सिसिटी लेवल रह सकता है और इसको कहाँ पर नहीं देना। देखो, टॉक्सिसिटी लेवल डिपेंड करता है कि किस रूट से लिया है। रूट का मतलब यह है कि ये ड्रग कैसे लिया है। किसी ने अगर नाक से लिया है तो 75 से 125 mg के अगर अराउंड वो 10 गुना ज़्यादा लेता है तो उसकी मौत हो जाएगी। अगर उसने इंजेक्शन के तौर पर लिया और 450 या 600 mg से ऊपर जा रहा है मिलीग्राम से, मेरे को जहाँ तक लगता है, तो उससे अगर वो 10 से 25 गुना या फिर उससे ज़्यादा भी ले लेता है तो उसकी मौत हो सकती है। ये बहुत कम देखा गया है। इसका जो ड्रग एडिक्शन है वो भी बहुत कम ही देखा गया है, ऐसा होता है। लेकिन इसका अब्यूज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ड्रग है जो लिक्विड फॉर्म में ले रहा है, अगर वो अल्कोहल में मिला के किसी को दे दे तो उस इंसान की बॉडी पैरालाइज है, उसको कुछ याद नहीं रहा है। उसके साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि कुछ भी शारीरिक संबंध, गैरकानूनी तरीके से शारीरिक संबंध बनाया या फिर उसका बलात्कार करने की कोशिश किया, लूटपाट करने की कोशिश, तो उस चीज़ को उसको याद भी नहीं रहेगा। तो अगर केटामीन में कोई ऐसा फंसता है या उसको लगता है कि मेरे साथ केटामीन के कुछ गलत चीज़ें हुई है, मुझे किसी ने केटामीन दिया है, तो अपना यूरिन टेस्ट करा लेना, क्योंकि ये ड्रग जो है केटामीन, ये काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक है, काफ़ी कम समय तक रहता है। डोज अगर ज़्यादा लिया है वो तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक रहेगा। डोज ज़्यादा होगा तो देर तक भी रहेगा, लेकिन बहुत कम समय तक रहता है, 30 मिनट से 1 घंटे का, क्योंकि इसे शॉर्ट टर्म एनेस्थेटिक सर्जरीज में इस्तेमाल करा जाता था। ऐसी ऐसी इसकी पूरी की पूरी बात थी, ये मैंने आपको बता दिया। इसको कहाँ नहीं देना चाहिए, देखो कहाँ नहीं देना चाहिए वो ये है कि जिनको मोतिया बिंदु है कभी उन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स को भी बता रहा हूँ ऐसे भी। ठीक है, कि किसी किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं या फिर किसी किसी को अस्थमा ज़्यादा वो हो रखा है, दिक्कत हो रही है। खैर छोटे डोज में इसको ठीक देखा गया है कि ठीक हो जाता है अस्थमा में। लेकिन अगर किसी को अस्थमा प्रॉब्लम है, इस दिक्कत है, या फिर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उस जगह इसको नहीं देना है। डायबिटीज़ में भी नहीं देना है। और किसी को अगर ब्लैडर इन्फेक्शन है या फिर किडनी इन्फेक्शन है तो उस चीज़ में भी इसको कम से कम नहीं देना है, क्योंकि एक खतरनाक चीज़ ये भी है, मैं आपको बता दूं, कि किडनी में इन्फेक्शन भी कर देता है। अगर जो लोग इसके ड्रग अब्यूजर होते हैं उनको किडनी में इन्फेक्शन रहता है, उनके ब्लैडर में इन्फेक्शन रहता है, उनको बहुत दिक्कत होती है यूरिनेट करने की, और समटाइम्स यूरिन में बहुत ज़्यादा खून भी आ जाता है। ओके, ये सब चीज़ें बातें थी, ऐसा ऐसा करके था। इधर इधर इसको नहीं देना चाहिए। कौन से ड्रग्स के साथ इसे कंबाइन नहीं करना चाहिए? ओपियोइड ड्रग्स, जो अफीम के रिलेटिव ड्रग्स होते हैं, मॉर्फिन के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। एंटी डिप्रेशन ड्रग के साथ नहीं देना चाहिए। एम्फेटामीन ड्रग्स जो स्टिमुलेंट होते हैं, कोकेन, के साथ नहीं देना चाहिए कभी भी ऐसे ड्रग्स को। ठीक है, और कोई ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा एनेस्थेटिक ड्रग हो गया जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उस जगह पे इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और दारू के साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशिएट होकर टॉक्सिसिटी से आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, केटामीन के बारे में मैंने जैसे ये सब चीज़ें बताई, और क्या चीज़ रहेंगी केटामीन के बारे में, और जैसे मैंने आपको बताया, अब केटामीन जो ड्रग है, केटामीन के कुछ फ़ायदे भी रहे होंगे, ऐसा कि जो ऐसे इसको इस्तेमाल करा। देखो फ़ायदे तो थे, इसके एनेस्थेटिक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी है। ठीक है, ये उन लोगों को भी आज भी अगर मैं बोलूँ, ये डॉक्टर की देखरेख में उन लोगों को दिया जाता है जो लोग अगर अपनी एंटी डिप्रेसेंट या बेंजोडाइज़पीन की थेरेपी, स्लीपिंग पिल की टैबलेट से ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, उनको दिक्कत हो रही है कि वो अभी भी डिप्रेशन में है और उनको डिप्रेशन पिल्स, जो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स हैं, वो ठीक नहीं कर पा रही हैं, तो केटामीन उसमें इस्तेमाल होती है। जो लोगों को सुसाइडल थॉट यानी कि आत्महत्या के ख्याल आते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। इस चीज़ में रिसर्च चल रही है और इस चीज़ में देखा गया कि काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि ये ड्रग इतना वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसको डेट रेप ड्रग क्लासिफाइड किया, तो इसका गैर कानूनी तरीके से जो इस्तेमाल है किसी के साथ बलात्कार, यौन शोषण करने के लिए, तो वो चीज़ खतरनाक चीज़ है। ठीक है, केटामीन के बारे में कुछ और बात मेरी रहेगी कि केटामीन, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब इसके यूज़ थे। ठीक है, आजकल के टाइम पे तो हमारे भारत में इसे शेड्यूल एक्स में रख रखा है। शेड्यूल एक्स का मतलब है एक नार्कोटिक ड्रग है। और दूसरी बात, इस पे जो अगर ये केटामीन ड्रग मिले तो उस पर NRX की पट्टी, लाल पट्टी होगी, तो वो पूरा का पूरा अगर डॉक्टर होगा वो आपको पर्चे से लिख के देगा, तभी आपको मिलेगा। वरना अगर आप इसे गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो
पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, सख्त कार्रवाई। अभी लास्ट टाइम मैं कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था, एनसीबी ने गुजरात में ही छापा मारा था, 2-3 करोड़ की उनके पास ये केटामीन थी। ऐसा होता रहता है, पर मैं आपको कहूँगा इस ड्रग को कभी भी ऐसे इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डॉक्टर कर रहा है कि आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप डिप्रेशन के पेशेंट है और तब आपको दे रहा है या फिर कुछ है, तब जाके वो जो इस्तेमाल है वो ठीक है, पर बाकी चीज़ों में इसका कोई इस्तेमाल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसके लीगल स्टेटस की बात करूँ भारत में कि इसका लीगल स्टेटस, तो मैंने बताया कि शेड्यूल एक्स में डॉक्टर की देख रेख में पूरा इसका रहता है। अगर कोई मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है गैरकानूनी तरीके से। दूसरा, और कंट्रीज़ में कुछ जगह पे इसको बिल्कुल ही शेड्यूल 1 में इसका कोई यूज़ नहीं है। कुछ जगह पे कनाडा ने इसको शेड्यूल 1 में डाल रखा, ऑस्ट्रेलिया कहता है कि इसको हम शेड्यूल 3 में डालेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जगहों पर इसका वो है। अब केटामीन जो ड्रग है वो इतना खतरनाक ड्रग तो नहीं है एनेस्थीसिया के तौर पे, इसका एक इस्तेमाल था, लेकिन अब्यूज़ करना ये सब हमारे ऊपर है। क्योंकि जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट का अगर इस्तेमाल करा जाए तो सही चीज़ है, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ख़राब चीज़ है। वैसे ही ड्रग्स का केस रहता है, और ये डे ट्रिप ड्रग के तौर पे सबसे ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ होता है। अगर मैं बोलूँ, इसके एडिक्ट्स भी इतने नहीं है जितना डे ट्रिप ड्रग के तौर पे किसी की ड्रिंक में मिला के ड्रिंक स्पाइकिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। बाकी जितनी भी शायद मैंने बातें थी, शायद मैंने आपको सारी बातें बताई दी होंगी। वैसे तो मेरी बातें ख़त्म नहीं होती है, मैं और भी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है पढ़ने के लिए। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो साइकेडेलिक के ऊपर बनाऊँगी, साइकेडेलिक ड्रग्स होते क्या हैं। फिर मैं उसके बाद LSD, पियोटिक एक्टस, देन कैनबिस, देन अलग अलग ड्रग्स के बारे में बताऊँगा। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये NRX नॉलेज चैनल है। अगर आपको सही लगे तो मुझे और सजेशन के ऊपर कोई वीडियो बनाना, कोई भी ड्रग अब्यूज़ के बारे में कोशिश करेंगे, ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करें, ताकि पहले लोग जाने तो सही कि ड्रग्स होते क्या हैं। मेरा कम से कम ये काम है, क्योंकि यार मैं फार्मासिस्ट हूँ, और इस चीज़ के लिए मेरा सबसे अच्छा काम है कि मैं चाहता हूँ कि लोग सचमुच में ड्रग्स जाने होता क्या है, ठीक है। हर चीज़ को एकदम से गलत भी ना बना दे, ठीक है, एकदम से बुरा भी ना बना दे। ऐसा भी नहीं है कि पैरासीटामोल करने से सब लोग बुखार ठीक हो रहा है। कुछ लोग उसका इतना अब्यूज़ कर लेते हैं, हालांकि वो इतना वो नहीं होता है कि एडिक्टिव होता है, लेकिन उससे भी लिवर फेल होने के कारण बहुत सारे होते हैं। तो बाकी अगर कुछ बात हो, ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी तो मैं बताऊंगा। आप बताओ, कुछ कमेंट करो, कुछ और वीडियो मतलब कोई ड्रग लाओ, कोशिश करूँगा, पढ़ूंगा, मेहनत करूँगा, चीज़ों के देखूंगा। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये NRX नॉलेज चैनल है, और बाकी थैंक यू वेरी मच। और बस अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार।